नमस्कार प्यारे बच्चों, अमृत मंथन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसके अंदर अपने संविधान की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर क्या है संविधान के बारे में किन किन देशों से उठाया गया है, तो एक ही चीज़ अपने करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम अपने करते हैं इसको शुरुआत। तो अपने संविधान करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए कि संविधान जो भारतीय जो संविधान है वो किन देशों से उठाया गया है। तो उन देशों के बारे में थोड़ा सा अपने चीज़ें होती है वो अपने एक एक करके देश करेंगे, उनकी क्या क्या बातें उठाई गई है वो करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने अब देखा होगा थोड़े दिन पहले 26 जनवरी निकली है। तो ये जो अपना जो 26 जनवरी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अपने भारत के अंदर संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ये सबको पता ही होगा कि संविधान जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो अपने उसको एक एक करके करेंगे, देशों को करेंगे, देशों के अंदर जो बातें लिखी गई है वो करने की कोशिश करेंगे और एक एक बात का मतलब भी अपने इसमें पता करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप साथ के साथ में नोट करते रहो, मैंने पहले भी बोला है, और आप ध्यान से सुनते रहो और साथ के साथ में पेन कॉपी लेके आप नोट करते रहो। ठीक है, तो अपने करते हैं संविधान को। तो आपको पता है संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब 2021 के अंदर अगर पूछ लिया जाता है भी ये कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो ये अपना 73वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, अपने जो संविधान लागू हुए वो पूरे 72 साल हो चुके हैं और ये 73वां साल अब शुरू हो चुका है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान के साथ में आप नोट करते रहो। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, जब अपने बात करते हैं भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लिखित संविधान है जी। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो 10 देशों से उठाया गया है। वो कौन कौन से देश है उसके बारे में एक एक करके करेंगे, लेकिन जो अपना भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था और सबसे बड़ा ये लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान को लागू करने के लिखने के अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इसमें विश्व के कई देशों से भी अलग अलग करके सर्वश्रेष्ठ कानून प्रावधान, ठीक है, नियम व्यवस्थाएं और अधिकार शामिल किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माता के अध्यक्ष थे। मतलब संविधान के अंदर एक प्रारूप समिति है, संविधान को जो पूरा प्रारूप का मतलब जी पूरा रूप, संविधान को जो पूरा रूप देने वाले कोई व्यक्ति था तो वो आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। इसीलिए जी उन्होंने लिखा था, इसीलिए जी वो प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है जी, अपने सबसे पहले अब देशों को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो देश आता है भारतीय संविधान के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा योगदान है जी आपके यूएसए का। ठीक है ना, अमेरिका का जो संविधान से जो बातें उठाई गई है वो अपने करते हैं। इसके अंदर क्या है जी, भारतीय संविधान के अंदर संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सर्वोच्चता का मतलब क्या है जी, हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। अपने कोई भी व्यक्ति होता है तो कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे के अंदर रह करके कुछ भी काम कर सकता है और कानून को तोड़ करके जी कुछ भी काम नहीं कर पाता। ठीक है ना, कानून के दायरे में रह के करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कानून के बाहर जा करके अगर आप काम करोगे तो दोषी पाए जाओगे, फिर वो सजा का जो प्रावधान होते हैं वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है जी, भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊपर संविधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बात जी अमेरिका के संविधान से उठाई गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग, ठीक है, ये बात भी जी अमेरिका के संविधान से उठाई गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब जी हमारे देश के अंदर जी एक राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है ये भी बात अमेरिका के संविधान से उठाई गई है। और इस पर महाभियोग का मतलब होता है भी इसको जी, जैसे राष्ट्रपति है ये भारत का 1 नंबर का व्यक्ति होता है, सबसे बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये जो अपने पद पे बड़े पद के ऊपर बैठने की वजह से ये कुछ भी कर सकता है। तो जो महाभियोग का मतलब जी इसको हटाया भी जा सकता है। तो ये बात भी जी हमारे अमेरिका जो देश है इससे उठाई गई है। आगे जाके जी उपराष्ट्रपति, ये भी बात जी हमारे अमेरिका के संविधान से उठाई गई है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि, ये भी बात जी हमारे अमेरिका के देश से उठाई गई है। ठीक है, यहाँ पे उच्चतम है, उच्चतम का मतलब जी सुप्रीम कोर्ट, उच्च का मतलब हाई कोर्ट। ठीक है ना, जो हाई कोर्ट होता है वो आपको पता ही है जी राज्यों के अंदर होता है। ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय होता है वो आप उसको सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हो, आप इसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो। ये पूरे भारत देश का एक होता है जी। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो इनको जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, ये बात भी जो हमारे अमेरिका के
संविधान से उठाई गई है। और इसके अंदर जी आर्टिकल 360 के तहत भारत के अंदर जी वित्तीय आपात की बात इस अमेरिका के देश से उठाई गई है। भारतीय संविधान के अंदर हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार भी हमारे अमेरिका से उठाए गए हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ठीक है, ये बात भी अमेरिका से उठाई गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो अपने क्या करते हैं जी, अपने बड़े कोर्ट को जी उसकी अपील दर्ज करवा सकते हैं। तो वो होता है जी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है वो भी हमारे अमेरिका से उठाई गई है। ठीक है, तो पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। संविधान की सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका से उठाया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग ये भी अमेरिका से उठाया गया है। उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की क्या विधि है, ये भी अमेरिका से उठाई गई है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात ये भी जी अमेरिका से उठाया गया है। ठीक है ना। और मौलिक अधिकार जो संविधान के अपने संविधान के अकॉर्डिंग जैसे हर व्यक्ति को जी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो अपने आगे वाले पार्ट में करेंगे, तो ये भी हमारे अमेरिका से उठाया गया है। ठीक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ये भी क्या है जी, अमेरिका से उठाई गई है। तो ये बात आप एक एक करके साथ के साथ में नोट करते चलो और साथ के साथ में जी आप इसको रिपीट करते चलो बार बार में। ठीक है। तो जो दूसरा देश है वो अपने करते हैं। अब जो दूसरा देश है जी वो है जी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से भी हमारे भारत के अंदर उठाए गए हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है जी। संसदीय प्रणाली जो हमारी जो संसद होती है वो कैसे काम करेगी, लोकसभा राज्यसभा की उसमें बात होती है, वहाँ पे कैबिनेट के मंत्री जाते हैं, चुने हुए सांसद जाते हैं। तो ये जो संसदीय व्यवस्था की जो प्रणाली है ये कहाँ से अपने ने उठाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है जी, ब्रिटेन से ये उठाई गई है। ठीक है। इसके साथ में क्या है जी, एकल नागरिकता, एक तरीके की नागरिकता की बात जी हमने किससे उठाई है, ब्रिटेन से उठाई है। ठीक है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ये बात भी ब्रिटेन से उठाई गई है। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से उठाया गया है। विधि जब आ जाता है तो आप ऐसे सोचना कि कानून की बात हो रही है। ठीक है। इसके अंदर जी मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ब्रिटेन से उठाई गई है। ठीक है। न्यायालय के विशेषाधिकार ये भी जी ब्रिटेन से उठाए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक ये सारा ब्रिटेन से उठाया गया है। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है जी, संसदीय प्रणाली हमारी किस प्रकार की होगी, तो ये ब्रिटेन से उठाई गई है। एकल नागरिकता की बात ब्रिटेन से उठाई गई है। कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है ये भी ब्रिटेन से उठाई गई है। विधि का शासन ये भी जी ब्रिटेन से उठाया गया। तो बड़े बड़े जी बातें आप साथ के साथ में नोट करते चलो। ठीक है। और ध्यान से इसको जी आगे आप देखते चलो। ये 2 देश हो गए जी अपने एक एक करके जी। भारतीय जो संविधान है वो 10 देशों से उठाया है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था। तो आप जी यूएसए आपने नोट कर लिया, और ब्रिटेन। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है जी अपना जर्मनी। ठीक है। जब जर्मनी को अपने करते हैं, ये जी तीसरा देश है जिससे जी हमारा भारतीय संविधान उठाया गया। अब इससे क्या उठाया गया वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है जी, भारत के संविधान में आपातकाल के समय अधिकारों के संबंध में प्रावधान यूरोपीय देश जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं जी। ठीक है ना। आपातकाल के समय अधिकारों क्या क्या अधिकार कर सकते हैं, जैसे आपातकाल लग जाता है या धारा 144 की जब अपने बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जी कैसे अधिकार इंसान को दिए जाते हैं, कैसे अधिकार व्यक्ति यूज कर सकता है, या कानून के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से कैसी कैसी छूट दी जाती है। तो ये सारी बातें जी हमारे जर्मनी देश से उठाई गई है। ठीक है। इसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी भी शक्तियाँ होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी शक्ति होती है। मतलब कोई भी आपातकाल हो जाता है तो किस व्यक्ति को कैसे निलंबित किया जाता है, तो ये बात किसके अधिकार में आती है, तो ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग आती है। राष्ट्रपति इसको चाहे तो इसको जी निलंबित कर सकता है, क्योंकि इसके पास में वो शक्ति होती है निलंबित करने की। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने। आपातकाल के समय मूलभूत अधिकारों में सरकार बदलाव कर सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मूलभूत अधिकारों में सरकार क्या कर सकती है जी, बदलाव कर सकती है। ये भी बात जी हमारे भारतीय संविधान के अंदर जर्मनी से उठाई गई है। ठीक है ना। हालांकि भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंधों में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके अंदर जी आपको आर्टिकल तीनों अच्छे से याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ये। तो इसके अंदर जी 3 प्रकार से जी आपातकाल मतलब लगाया जा सकता है। ये किन अनुच्छेदों के अंदर ध्यान रखना,
तो किन अनुच्छेदों के माध्यम से अपने आपातकाल लगा सकते हैं? तो इसके अंदर जी सबसे पहला जो अनुच्छेद है जी वो तो आपको ध्यान रखना है जी 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। तो एक तो आता है जी आर्टिकल 352, ठीक है। दूसरा आता है जी आर्टिकल 356, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर जी आप राज्यों के अंदर यानी कि स्टेट के अंदर जी आप क्या कर सकते हो जी, आपातकाल लगा सकते हो। और वो कंडीशन क्या होती है, तो वहाँ पे जी क्या है जी, संवैधानिक तंत्र जी विफलता, संवैधानिक तंत्र वहाँ पे फेल हो जाता है या विफलता हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर जी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं जी, अपने वहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं जी, ठीक है ना। इसको राष्ट्रपति शासन भी स्थिति पैदा हो जाती है। और तीसरा जो आता है जी वो आता है जी आपका आर्टिकल 360 के तहत क्या होता है जी, वित्तीय आपात की स्थिति का प्रावधान है जी। वित्तीय आपात का क्या होता है जी, देश के अंदर जी आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या है जी, इनकम का कोई संसाधन नहीं है, ठीक है, और देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जी वित्तीय आपात लगता है जी। तो ये बातें जी अपने जो 3 प्रकार से जो आपातकाल लगता है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जी कहाँ से उठाई गई है अपने भारतीय संविधान के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है जी जर्मनी से उठाई गई है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा देश, इसके अंदर आता है जी आपका साउथ अफ्रीका। ये जी 4 नंबर का देश है जिससे जी भारतीय संविधान उठाया गया। अब इससे क्या उठाया गया वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है जी, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है जी। संशोधन का मतलब ये होता है जी, अगर कोई मान लो जी लोकसभा राज्यसभा के अंदर कोई सरकार कानून बना रही है, तो कानून बनाने के बाद में जी अगर उस कानून के अंदर कोई गलती है तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ये नहीं है कि जो चीज़ सरकार ने बना दी तो अब उसको हर व्यक्ति को माननी पड़ेगी जी, अब उसका तो कोई चारा ही नहीं है कि जी अब गलत बन गई तो क्या करें। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कोई भी चलो सांसद है, कोई प्रधानमंत्री है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, वहाँ पे कोई भी व्यक्तियों को चुना जाता है, हम भी चुन के भेजते हैं। तो वो जैसे भी काम करते हैं तो कई बार ये नहीं है कि जी अब उनसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो भी व्यक्ति है, उनसे भी गलती हो सकती है। और अगर गलती का हमें बाद में पता लगता है पूरी संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग जी ये कानून की चीज़ कोई गलत बन गई है, लोगों के उसके ऊपर जी गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें क्या किया जा सकता है जी, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये बात जी हमारे साउथ अफ्रीका से उठाई गई है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली ये भी कहाँ से उठाई गई है जी, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा ये जो भारत का होता है ये उच्च सदन होता है, ये आप ध्यान रख लेना। भारत के अंदर 2 सेंट्रल लेवल के ऊपर 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होती है, ठीक है ना। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये एक संसद का आगे भूमिका निभाती है, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो होता है तो वो क्या होता है जी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। कहने का मतलब ये भी जो लोकसभा के अंदर जो सदस्य जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, आम आदमी का वोट पड़ता है और फिर जी वहाँ पे हम सांसद चुनते हैं और फिर वो आगे जाते हैं। तो वो तो जी लोकसभा की प्रक्रिया। राज्यसभा के अंदर क्या होता है जी, जो व्यक्ति चुने हुए जो लोग होते हैं उनके जो चुने हुए लोग आगे जाके जिन व्यक्तियों को चुनते हैं जी वो राज्यसभा में पहुँचते हैं। और उनका निर्वाचन कैसे होगा, ये बात हमारी जी साउथ अफ्रीका से उठाई गई भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। आगे जाके जी अपने लोकसभा करेंगे, संसद करेंगे, संसदीय प्रणाली करेंगे, तो उसके अंदर और काफ़ी आपको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तो अपना ये ध्यान रखना है भी भारतीय जो संविधान है वो किन देशों से उठाया गया है, वो चीज़ मैं आपको एक एक करके करवा रहा हूँ। तो साथ के साथ में जी आप नोट करते रहिए इसको बस। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, ये बात तो बताई दी मैंने आपको। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए भी सेंट्रल लेवल के ऊपर 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा होता है उसका तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर राज्यसभा का जी कार्यकाल कितने साल का होगा तो आपको बताना पड़ेगा जी 6 साल का होता है। ये बात उठाई कहाँ से गई है, तो फिर आप ध्यान रखना जी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ये बात उठाई गई है जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में चुने गए विधायक अपने राज्य से राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है और ये जी हमारे साउथ अफ्रीका से उठाई गई है। यहाँ पे बोला गया जी विधायक अपने राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ये बात मैंने ऊपर भी बता दी थी, ठीक है। और यहाँ पे भी जी आप दोबारा इसको रिपीट कर लेना। जो विधायक हम चुनते हैं, जो हमारे जिले के जो विधानसभा के जो विधायक चुनते हैं
वो क्या करते हैं जी, अपने राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन करके और कहाँ भेजते हैं जी, राज्यसभा में भेजते हैं, जो एक स्थायी सदन होता है जी, जो बड़ा सदन होता है जी। ठीक है, तो ये बात जी अपने अफ्रीका को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देश कर लेते हैं जी। उसके बाद में जो नेक्स्ट देश आता है जी, वो है जी आपका आयरलैंड देश। ठीक है ना, आयरलैंड देश है जी, इसके संविधान से जी हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ बातें ली गई है। तो वो क्या ली गई है तो अपने देख लेते हैं। इसके अंदर लिया गया जी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, उसके अंदर जी हमारे नीति निर्देशक तत्व है। वो जी अपने जब संविधान के जब अपने आर्टिकल जब एक एक करके करेंगे तो उसके अंदर भी आएगा। लेकिन जी नीति निर्देशक तत्व उठाए कहाँ से गए हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए भी, ये आयरलैंड के संविधान से उठाए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल जो 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जी आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है वो बात की बात है, लेकिन अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है भी नीति निर्देशक तत्व उठाए कहाँ से गए हैं, तो आप आयरलैंड के संविधान से इसको आप बता देना। ठीक है, चलो अगर अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आयरलैंड से क्या उठाया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी जी कहाँ से करी गई है, आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को कौन लोग चुनते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आम आदमी का वोट जैसे राष्ट्रपति को नहीं पड़ता है, इसके अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो लोग चुने हुए, जो लोग हम जो चुनते हैं, वो चुने हुए लोग आगे जाके जो चुनते हैं, इसको एकल संक्रमण या मत पद्धति बोलते हैं। मतलब अनुपात निकलता है। ठीक है, जैसे हमारा जो सांसद है उस सांसद के नीचे कितने वोट आते हैं, तो जैसे ही हमारे सांसद ने राष्ट्रपति को वोट डाल दिया तो हमारी जितने 6 लाख जनसंख्या है या 5 लाख जनसंख्या है, तो वो सारे के सारे वोट क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नीचे काउंट होते हैं। तो इसको बोलते हैं जी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कौन करेगा, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, तो ये सारी बातें जी हमारे किस देश से उठाई गई है, तो ये आयरलैंड देश से उठाई गई है जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है जी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जी अधिकार होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जी, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते इतना अधिकार दिया जाता है कि जी वो राज्यसभा के अंदर जी क्या कर सकता है, 12 व्यक्तियों को जी मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो मनोनीत, चयनित, निर्वाचित, नियुक्ति, ये चीज़ें सब अलग अलग होती है। ये सुनने में एक जैसी लगती है। ये जब अपने संविधान के आगे के पार्ट करेंगे तो उसके अंदर जी आपको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा और एक एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तो क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के अंदर जी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि जी वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, अब उसकी जो योग्यता है ये नहीं है कि जी भारत के अब किसी भी व्यक्ति को जैसे वो उठा लेगा और वो बोल देगा ले तुम तो राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। थोड़े बहुत जी अपने संविधान के अकॉर्डिंग पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, तो वो उसकी योग्यताएं हैं। अब योग्यताएं क्या होती है, ये किन व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो इसके अंदर जी आता है, देखिएगा, साहित्य, कला और विज्ञान तथा सामाजिक सेवा की इत्यादि क्षेत्र में उसने जी क्या किया हो, काम किया हो। मतलब उसको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, कला का उसको नॉलेज होना चाहिए, विज्ञान के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, या उसने जी कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा करी हो। ठीक है ना, ताकि जी उन्हीं व्यक्तियों को चुनेंगे ताकि जाके जी आगे राज्यसभा के अंदर काम कर सके। अब जिस व्यक्ति को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उसको वहाँ पे चुन के बिठा देंगे तो वो कैसे काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सी इसकी योग्यता होती है। तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत तो कर सकता है, लेकिन जी उसको जी साहित्य के क्षेत्र में कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा उसने करी हो तभी उसको चुना जाएगा, ऐसे हर किसी को नहीं चुना जाएगा जी। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जी क्या है जी, आयरलैंड देश से उठाई गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता प्रदान करते हैं जी। ठीक है ना, ये बात मैंने जी आपको पहले बता दी थी यहाँ पे। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल इसके अंदर 36 से लेके 51 तक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बार बार मैं इसी रिपीट कर रहा हूँ ताकि जी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है ना, इसके अंदर आगे लिखा गया जी, ये देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशिष्टता प्रदान करते हैं जी। ठीक है ना, ये नीति निर्देशक तत्व अपने करेंगे, एक एक करके करेंगे। 36 के आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, तो ये एक एक करके अपने करेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, आर्टिकल 37 ये है, घोषणा करता है कि नीति निर्देशक तत्व, ये देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं। नीति निर्देशक जो तत्व मैं आपको बता रहा हूँ जो आयरलैंड देश से उठाए गए हैं, वो क्या है जी,
देश के शासन के मूल अधिकार हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा इसको। कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात भी जी हमारा आयरलैंड देश से उठाई गई है। कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात यहाँ पे बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने 5 देश हो गए आयरलैंड से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कौन सा देश आते हैं। नेक्स्ट जो भारतीय जो संविधान का जो है वो जी ऑस्ट्रेलिया देश से उठाया गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया से क्या उठाया गया है इसको भी देख लेते हैं अपने। इसमें क्या है जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, मतलब संविधान की जो परिभाषा आएगी, प्रस्तावना की इसकी क्या भाषा है, वो बात ये ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। समवर्ती सूची का भी प्रावधान है जी हमारे संविधान के अंदर, ठीक है ना। तो वैसे जी संविधान के अंदर 12 सूचियाँ आती है। 12 सूची में से जी जो 7 नंबर जो सूची है, 7 नंबर सूची है जी, उसके आगे 3 उपभाग है। उपभागों के अंदर जी जैसे संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया। तो इसके अंदर जी जो बीच वाली होती है समवर्ती सूची, इसका भी प्रावधान है जी। और ये किस देश से उठाई गई है, ऑस्ट्रेलिया से। वैसे जी समवर्ती सूची की जब बात करते हैं तो समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। ये बात अपने आगे जब सूचियाँ करेंगे तब उसमें और इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तो इतना क्या है जी, समवर्ती सूची उठाई कहाँ से गई है, तो अपने को ध्यान रखना है जी ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ये बात भी जी कहाँ से उठाई गई है, ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। इसके अंदर बोला गया है राज्य और केंद्र सरकार जो होती है उनके बीच में संबंध होगा। ये नहीं है कि जी जो सेंट्रल सरकार है वो अदर पार्टी की है और राज्य सरकार के अंदर पार्टी है, तो जी वो अब सेंट्रल सरकार वाला जी जो बड़े पद पे बैठा है तो वो राज्य सरकार को कुछ बजट नहीं देगा या कुछ काम करने नहीं देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका आपस में संबंध जरूर होगा जी। और उनकी शक्तियों को क्या किया गया जी, विभाजन किया गया है, शक्तियों को बांटा गया है। जैसे राज्य की शक्तियों को जैसे मुख्यमंत्री के अधीन आती है तो मुख्यमंत्री अपने राज्य को संभालेगा। केंद्र सरकार के अंदर जैसे भारत का प्रधानमंत्री है तो वो उसको संभालता है। तो ऐसी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है जी, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी अब राज्य सरकार अलग पार्टी की है, केंद्र सरकार के अंदर अलग पार्टी है, तो जी अब केंद्र सरकार जी उससे भेदभाव करेगा, तो अलग पार्टी का मैं तेरे को बजट नहीं दूंगा या फिर मैं तेरे को कोई काम नहीं करने दूंगा, या जो तू योजनाएं लागू करेगा मैं वो योजनाएं लागू नहीं करने दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आदि व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया संविधान से लेकर उठाई गई है जी, ठीक है ना। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जी। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं जी, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो ये जी मिलकर के बैठक कर सकते हैं। ये बात भी कहाँ से उठाई गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है अब तक, ठीक है ना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसका देखिएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन कर 3 शब्द जोड़े गए हैं जी। अब तीनों शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ये 42वां संविधान संशोधन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 1976 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों शब्द क्या है जी, एक तो जी समाजवादी शब्द, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है जी धर्मनिरपेक्ष। इसके जी काफ़ी कंपटीशन के अंदर जी बड़े बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये तीनों शब्द आप अच्छे से याद रखना भी जी। 42वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो 1976 बताना है आपको, ठीक है। इसके अंदर 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे, तो वो कैसे शब्द जोड़े गए थे, तो उसके अंदर जी एक आता है आपका समाजवादी शब्द, दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द आता है जी इसके अंदर अखंडता। ये तीनों शब्द जी ऑस्ट्रेलिया संविधान से उठाए गए हैं और अपने भारतीय संविधान के अंदर ये जोड़े गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देश कर लेते हैं, वो जो देश है जी वो है जी कनाडा, ठीक है। कनाडा देश से जी हमारा भारतीय संविधान उठाया गया। अब उससे क्या उठाया गया है, तो इसमें देखिएगा संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान है जी। संघीय मतलब संघ, जब संघ होता है तो संघ का मतलब क्या है जी, पूरे भारत देश की इसमें बात हो रही होती है। तो ये जी व्यवस्था कहाँ किस देश के प्रावधान से किया गया है, तो ये कनाडा से, ठीक है। केंद्र के अधीन अति विशिष्ट शक्तियाँ, ये भी बात भी जी कनाडा से उठाई गई है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। ये देखिएगा ध्यान से, राज्यपाल की नियुक्ति, ये बात कहाँ से उठाई गई है, कनाडा से उठाई गई है। और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, ये भी जी कहाँ से उठाई गई है, कनाडा से उठाई गई है। राष्ट्रपति का जो उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, कहने का मतलब ये जी सुप्रीम कोर्ट से जी राष्ट्रपति कैसे परामर्श ले सकता है, ये क्यों ले सकता है, ये जैसे भी है,
तो वो जी कनाडा देश से उठाया गया, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा जैसे यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी कनाडा देश से लिए गए हैं, ठीक है ना। ये इतनी बातें जी आपको ध्यान रखना है। संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से उठाया गया है। केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ ये भी कनाडा से उठाई गई है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, जैसे किसी देश का राज्यपाल चुना जाता है तो उसको चुनती कौन है, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है ना। और केंद्र सरकार के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जी आपकी कार्यपालिका काम करती है। और कार्यपालिका के अंदर क्या है जी, राष्ट्रपति क्या है जी, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो तो राष्ट्रपति करता है। देखिएगा ध्यान से, राज्यपाल की अगर आपसे पूछ लिया जाता है भी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से करता है, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो किसके परामर्श से करता है, तो वो करता है जी ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसका जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो ये बातें जी हमारे कनाडा देश से उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं जी अपने सोवियत संघ की, ठीक है ना। सोवियत संघ का मतलब जी रूस, रसिया, रसिया से जी हमारा भारत देश का जो संविधान है वो उठाया गया। क्या उठाया गया वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या जी, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान के अंदर जी हर व्यक्ति को जी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये जी रूस से उठाए गए हैं ये जो 11 कर्तव्य है, ठीक है ना। इसके अंदर जी मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये तीनों शब्द इसके अंदर आ रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों शब्द क्या है जी, आदर्श तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए ये, ठीक है ना। इसकी जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है यह भी किससे उठाई गई है जी, रूस से उठाई गई है। इस संविधान की क्या क्या इसकी विशेषता होगी, क्यों ये जरूरी है, तो ये सारी बातें जी किससे उठाई गई है, सोवियत संघ रूस से उठाई गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है जी, ठीक है ना। ये दोबारा फिर से बात आ गई। अधिकार मैंने आपको बताए हैं कि भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को वर्तमान के अंदर जी 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसके अंदर जी एक मौलिक अधिकार को जी मूल अधिकार से हटा करके जी ओनली फॉर कानूनी अधिकार बनाया गया है। वो है जी आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा 6 नंबर का अधिकार होता था। कहने का मतलब ये भी जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान के अंदर जी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 6 नंबर का उस समय जी मौलिक अधिकार होता था वो होता था संपत्ति का अधिकार। उसको जी बाद में जी मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके आर्टिकल 300 के अंदर जोड़ दिया गया। ओनली फॉर जी उसको जी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो मूल अधिकारों की श्रेणी में अब इसको नहीं शामिल करते हैं। तो ये बात भी जी कहाँ से उठाई गई है, ये रूस से उठाई गई है, ठीक है ना। इसके अंदर जी 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार, ये तीनों को जी दोनों को जी संतुलित करने का जो बात है ये कहाँ से उठाई गई है, ये रूस से उठाई गई है। ये बात आपको पक्की ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है जी, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन ये वही है 1976 के अंदर। इसके अंदर जो वो 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो वो तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, ठीक है ना। उसके अंदर जो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द उठाए गए थे। तो वो अलग देश था और जी इसके माध्यम से कर्तव्यों को जोड़ा गया जी। ये बात जी हमें कहाँ से उठाई गई है, तो ये रूस से उठाई गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा देश आता है। इसके बाद में जी जो भारतीय संविधान, जो नेक्स्ट देश आता है, भारतीय संविधान कहाँ से उठाया गया है, तो नेक्स्ट जो देश आता है उसका नाम है जी जापान, ठीक है ना। ये हमारा 9 नंबर का देश है जिससे जी भारतीय संविधान उठाया गया है। तो इसके अंदर क्या है जी, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विधि होता है जी आपका कानून, इसके द्वारा, कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित है, ये बात कहाँ से उठाई गई है, ये जापान से उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है जी, भारतीय संविधान द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समावेश करके ये देखिएगा, समावेश करके संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के स्वस्थ समन्वय को अपनाता है जी, ठीक है ना। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के स्वस्थ समन्वय को अपनाता है, मतलब इनको दोनों को समन्वय स्थापित करता है जी। मतलब समन्वय का मतलब होता है जी तालमेल स्थापित करना,
ठीक है ना। ये बात भी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है ना, इन दोनों का जी तालमेल कौन स्थापित कराता है, ये बात कहाँ से उठाई गई है, तो ये हमारे भारतीय संविधान के अंदर जापान देश से उठाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह प्रक्रिया है जिसमें संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाए और फिर वह कानून भले ही उचित हो या न हो, लागू करने के बाद मान्य होगा। ठीक है, ये बात भी जी हमारे संविधान के अंदर है। वो संशोधन किया जा सकता है, वो भी एक प्रक्रिया है, लेकिन जी बाद में उस कानून को बनाए या फिर उसको कोई कानून को माने या उचित माने या ना माने, ये बात मान्य होगी। हालांकि संविधान के आर्टिकल 3 अनुच्छेद 21 की व्यापकता के अंतर्गत न्यायपालिका के कई मसलों पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस समन्वय प्रक्रिया यानी उसे कानून चुनौती देने की सर्वोच्चता दी गई है जी। ठीक है ना, अगर मान लो जी कोई दिक्कत होती है, कोई किसी को वो जो कानून बना दिए गए हैं उससे किसी को आपत्ति है, तो वो क्या करता है जी, न्यायपालिका के अंदर जी उसको क्या करता है, चुनौती दे सकता है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। तो ये जी अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिलता है, आप उसको चुनौती देना चाहते हो, अपील दर्ज कराना चाहते हो, तो ये बात जी हमारे संविधान के अंदर है। ये किस देश से उठाई गई है, तो ये जी हमारे भारतीय देश के अंदर, भारत के संविधान के अंदर जापान देश से उठाई गई है। ठीक है, तो ये 9 देश हो गए जी। 9 देशों से जो भारतीय जो संविधान है वो 10 देशों से उठाया है, तो 9 देश मुझे उम्मीद है भी आपने साथ के साथ में नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अपने लास्ट देश कर लेते हैं। लास्ट देश जो आता है जी, इसके अंदर आता है जी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से जी भारतीय संविधान के अंदर क्या उठाया गया वो देख लेते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, इन दोनों के अंदर जी स्वतंत्रता है। ये बात किस देश से उठाई गई है, तो फ्रांस से उठाई गई है। ठीक है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श के सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है जी। ठीक है ना, इसके अंदर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द किस देश से उठाए गए हैं, तो फ्रांस से उठाए गए हैं। ठीक है ना, इसके अंदर इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पे भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है स्वतंत्रता और समता और बंधुता, ये तीनों के तीनों शब्द ऐसे हैं जिसको संविधान के अंदर जी क्या माना गया है जी, तीनों ही शब्दों को जी भारतीय संविधान के अंदर जी ये संविधान की आत्मा कहा गया है इनको। ये बात जी कहाँ से उठाई गई है, ये फ्रांस से उठाई गई है। ठीक है, इसके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये जी अपने यहाँ पे भारतीय देश था, भारतीय देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। तो ये सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है भी जो भारतीय जो संविधान है वो कितने देशों से उठाए गए हैं। तो इसके अंदर जी मैंने आपको 10 देश करवा दिए, तो आप एक एक करके जी इनको दोबारा देखते रहो और साथ में जी आप हमारा सहयोग बना के रखो। इसके अंदर क्या है जी, आप जितना इसको बार बार में रिपीट करोगे, बार बार में देखोगे, उतना ही ज़्यादा जी आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो संविधान के अंदर जी एक जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जी शब्दों को बड़ा चयनित करके और उनका जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करनी है, और ताकि जी आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो आप जी हमारे साथ में सहयोग बना के रखें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, तो और साथ में जी मैंने आपसे ये भी बोला था भी जी आप अमृत मंथन के सहयोग के लिए जी एक पौधा जरूर लगाइए और एक पौधे की फ़ोटो खींच करके जी आप हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे, ताकि जी हमारा भी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के मैंने आपको बताया भी 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, और 11 कर्तव्यों के अंदर जी मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संपत्ति को बचाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए जी एक पौधा जरूर लगाए। ओके, वेलकम, जय हिंद।